क्या आपको लगता है जो एनसीईआरटी की बुक्स में 2 पन्ने लिख दिए गए हैं महात्मा गांधी के ऊपर, या एक ही पन्ना है मेरे ख्याल से जो महात्मा गांधी का थोड़ा सा बता देते हैं, क्या वो पर्याप्त है? मेरा आपसे एज अ शिक्षिका ये नहीं, सवाल मेरा था। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि छोटे स्तर पर महात्मा गांधी की जो कथाएं हैं, प्रसंग है छोटे छोटे से, उसके साथ शुरुआत होनी चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे से दिमाग में इतनी बातें आनी नहीं है। तो ये एक मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आप देख रहे हैं डीसी शो। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद है एक शानदार शख्सियत। शी इज ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान, रेगिस्तान की धरती से है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रेगिस्तान में भी फूल खिला देते हैं। उन्हीं में से एक हैं द वन एंड ओनली शिल्पी शाह। नमस्कार शिल्पी, स्वागत है आपका। नमस्ते शंकर। स्वागत है आपका डीसी शो में। हम लोग बहुत टाइम से बात हो रही थी और मैं आपका समय लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहते हैं कि जो लोग सामाजिक सरोकार से जुड़े होते हैं वो कुछ आपदा और महामारी के टाइम पे कुछ ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, तो समय बड़ी मुश्किल से उनका मिलता है। तो आज लकीली आप पकड़ में आ गए, तो मैंने कहा कुछ आपसे गुफ्तगू कर ली जाए। ओके शिल्पी जी, आपसे जो पहला मेरा सवाल है वो यही है कि शिल्प सृजन आपकी संस्था का नाम है। जी। इस संस्था को जब आपने बनाया तो उसके पीछे आपके क्या उद्देश्य थे और कैसे इसकी शुरुआत हुई, और आज ये शिल्प सृजन संस्था क्या कर रही है? ये शुरुआत हुई सर आज से कोई 6 साल पहले की बात है। और वैसे मैं बाय प्रोफेशन में अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं बाय प्रोफेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही काम करती हूँ। टीचिंग जॉब है मेरा, और मैं छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक पढ़ाती आई हूँ। ये मेरा 10 से 12-15 साल पुराना प्रोफेशन है। इसी दौरान क्या होता है कि एक बार होता है ना, कई बार जब होना होता है तभी होता है, वरना इस प्रोफेशन में तो कई सालों से हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें क्लिक कर जाती है कई बार हमें। तो एक बार ऐसी किसी बस्ती से गुजर रही थी मैं, तो वहाँ मुझे कुछ ऐसे छोटे छोटे से बच्चे दिखे जो कुछ नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और कुछ बच्चे बोरा लेते हुए मुझे दिखे, कुछ सिग्नल्स पे भीख मांगते हुए। तो मन बड़ा विचलित हुआ मेरा। मुझे लगा कि जब राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो क्यों ये बच्चे वंचित रह जाए। तो मेरा मन अंदर से हुआ कि वैसे भी मुझे भगवान ने एक अध्यापिका बना के भेजा हुआ है, इस प्रोफेशन में डाला हुआ है, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं हर बच्चे को जहाँ तक मेरी पहुँच हो मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करूँ या उसको शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करूँ। और उसी दिन सेम डे मेरे माइंड में क्लिक आया। तो मैंने उस बच्चों से पूछा कि बच्चों स्कूल जाते हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं जाते हो? तो उन्होंने कोई मतलब वैलिड जवाब नहीं था उनके पास में देने के लिए। फिर उनके पेरेंट्स वहीं खड़े थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बच्चों को क्यों नहीं भेजते? हमें बच्चों को भेज के क्या करना है, हमारी तो यही नियति है, हमारे तो ऐसे ही कचरा बीन के और ऐसे ही गुजारा करना है। तो मैंने कहा देखो, आपके साथ जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन अब इन बच्चों का भविष्य या तो मेरे हाथ में छोड़ दो, या अब अगर आप कहते हो तो आप इनको स्कूल जाने दो। तो कि नहीं नहीं, हमें स्कूल नहीं भेजना। मैंने कहा आप स्कूल नहीं भेजोगे, अगर स्कूल आपके पास आ गई तो आप पढ़ाओगे? तो बोले कि हाँ हम पढ़ा लेंगे। तो मैंने कहा मैं आऊँ पढ़ाने? तो बोले हाँ आ जाना। और बस वो दिन था, और उस दिन के बाद से लेकर लगातार मैं उन कच्ची बस्तियों में जाके शाम के समय जब भी मुझे समय मिलता उन बच्चों को पढ़ाने लगी। पहले 1 आया, 2 आया, 4 आया, फिर धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे जुड़ते चले गए, उनको मजा भी आने लगा। तो इस तरह से ये जर्नी शुरू हुई। बोला ना कि रेगिस्तान में फूल खिलाए हैं, तो शिल्प सृजन संस्था की शुरुआत एक सिग्नल से हुई। जिस सिग्नल पे आपकी गाड़ी रुकी एंड यू कम्युनिकेट विद द किड्स, और आपके अंदर का जो ह्यूमन बीइंग जिसे हम बोलेंगे, डेफिनेटली इट्स नॉट प्रचार ऑफ सलमान खान ह्यूमन बीइंग। तो हमारी इंडस्ट्री वो के बहुत बॉस हैं अच्छा भाई। काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। हमारी इंडस्ट्री के बॉस हैं, तो हम लोग क्या है कि कोई मौका छोड़ते नहीं, जहां आता है उनका प्रचार कर देते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई। एनीवेज, आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए, क्योंकि जब एक अंदर संवेदनशील हृदय होता है तो डेफिनेटली आपका बचपन, आपने जिस दौर से आप गुजरे हैं या आपने जो अपनी लाइफ स्पेंड की है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है आप जब एडल्ट्स होते हैं और आप एक प्रोफेशनल जिंदगी में आते हैं उस पे। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। बचपन सर ऐसा था, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की हूँ मैं संतान अपने माता पिता की। और जैन परिवार में जन्म हुआ है, तो थोड़ा तो ये विरासत में भी हमें मिलता है कि मानवता हो गई, दया हो गई,
ये सारी चीजें, जीव दया हो गई, ये सारी चीजें हमें वैसे भी परिवार और हमारे जाति से भी मिलती है। कई बार घर में ये सब शुरू से ही देखा है, अपने बड़े बुजुर्गों को, लोगों की सेवा करते हुए। मेरी माँ आज तो इस दुनिया में नहीं है, पिछले साल ही कोरोना काल में उनका देहांत हो गया था। तो मेरी मम्मी, जब भी हमारे घर कोई आता था, मुझे आज तक याद नहीं है कि मेरे घर से कोई खाली गया होगा, चाहे वो चाय पीकर ही गया है, लेकिन मेरी मम्मी ने उन्हें कभी खाली नहीं जाने दिया। तो कुछ चीजें जो थी बचपन से ही देख रही थी, सीख रही थी। और छोटा सा परिवार था। वैसे तो पापा की सर्विस गांव में थी, तो हम लोगों का बचपन बहुत सुंदर भी था। जो आज हम कहानियों किताबों में पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसा ही बचपन। वही इमली के पेड़, वही खेत, वही खलियान, मतलब उस तरह से ही दौड़ना भागना, वही गुलमोहर के पेड़ के नीचे बारिश में घर बनाना। तो इस तरह का बचपन काफी अच्छा बीता मेरा। और 4 भाई बहनों में थी। फिर 6ठी 7वीं तक आते आते मैं एक हॉस्टल में पढ़ने चली गई। उसके बाद से वहीं पढ़ाई हुई। और फिर कॉलेज एजुकेशन हुई तो वो सिरोही में हुई। बस एक एवरेज परिवार से ही थी, तो बस वैसे ही था बचपन तो। जी। आप क्योंकि एक टीचिंग प्रोफेशन में हैं और कहते हैं लेखनी सर्वोच्च होती है, पढ़ाना, ज्ञान बांटना सबसे बड़ा दान होता है अपना, जो कि आप बखूबी कर रहे हैं। मैं आपसे एक इंटेलेक्चुअली क्वेश्चन जानना चाहता हूं। मुझे एक ऐसे शख्स का नाम बताइए वैश्विक स्तर पे जिसकी स्वीकार्यता और आप जिसको एडमायर करते हैं, लेकिन उसके बारे में आज भी आपका जो अनुसंधान है आपको लगता है वो बहुत कम है, और उस बारे में आप अनुसंधान करना चाहते हैं, उनके बारे में और जानना चाहते हैं और उनको एडमायर करना चाहते हैं। कौन है वो? वैश्विक स्तर पे तो आप सभी वेल नोन है, मदर टेरेसा जी। और दूसरी है सावित्री बाई फुले। इन दोनों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और बहुत इनको पढ़ना चाहती हूँ। मदर टेरेसा जी को तो शायद ग्लोबली हर कोई जानता है। सावित्री बाई फुले जो है वो अपनी इंडियन उसमें हिस्ट्री में ज़्यादा उनको माना जाता है, देखा जाता है। तो इन दोनों ने अपने अपने स्तर पे जो ममता, जो करुणा मैंने मदर टेरेसा जी से देखी और उनके अंदर ली, वो चीज़ मैंने अपने अंदर अपनाने की भी कोशिश की, और वो है भी कहीं ना कहीं। एक माँ भी हूँ मैं एक, तो ये सारी चीज़ें बेसिक है एक औरत के अंदर। और सावित्रीबाई फुले का जो संघर्ष था, उन्होंने अकेली अपने गांव और अपने आसपास के क्षेत्रों में अपने परिवार से निकलकर समाज के लिए उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, हर औरत को पढ़ना चाहिए, ये चीज उन्होंने, उनसे मैंने सीखी। तो ये दो मतलब शख्सियत है जिनसे मैं ज्यादा प्रभावित हूँ। एक ऐसे महापुरुष हमारे हिंदुस्तान की पहचान रखते हैं, और वो ऐसी शख्सियत हैं जिनका सम्मान वैश्विक स्तर पे निरंतर चला आ रहा है और चलता रहेगा। शायद उस नाम को, सोच को मिटाना संभव नहीं है किसी के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है, और जो हमारा शैक्षिक जगत है आज का, या आज का जो शैक्षिक सिनेरियो है, उसमें वो शख्स धीरे 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 गौड़ होते जा रहे हैं। कहते हैं कि जीवन में अगर आपको कुछ सीखना है तो आप इतिहास से सीखिए। राइट। वर्तमान में उसको आप, क्योंकि आज जो वर्तमान है वही कल इतिहास बनेगा। जी। तो आपको इतिहास से सीखना, और इतिहास अगर आपको सीखना है तो हमको जो पढ़ाया गया या हमने जो वैश्विक साहित्य से सीखा है, तो वो इतिहास आप अखबारों में वहां मत तलाशिए। वो इतिहास के लिए आप जाइए दिल्ली में राजघाट पे, जहां एक महात्मा सो रहा है, वहां से शुरुआत कीजिए। तो महात्मा गांधी की जो स्वीकार्यता आज है वैश्विक स्तर पे, आपको क्या लगता है किस तरीके से उनका, और हम एक एक तरह से उनको स्टडी करके, उन पे अनुसंधान करके हम वैश्विक सिनेरियो में अपनी जगह बना सकते हैं, और आज के जो शैक्षिक परिवेश है उसमें गांधी के ऊपर रिसर्च की, पढ़ाने की, जो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है या जो वर्तमान पीढ़ी है उसको कितनी जरूरत है उनके आदर्शों से परिचित कराने की? महात्मा गांधी से जो मैंने एक बात सीखी है, जो हमारा जैन धर्म भी सिखाता है, जो अहिंसा, तपस्या, ये चीज जो उनसे मैंने सीखी। सबसे अच्छी बात मुझे उनकी नेतृत्व क्षमता लगी कि अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हो तो आपके साथ में इतने लोग होने चाहिए कि वो आपकी बातों तक माउथ पब्लिसिटी करके भी पहुंचा सके। तो महात्मा गांधी के साथ जो अच्छी बात थी वो था उनके साथ में एक भीड़ का होना, एक कारवां का होना, और एक आदमी लंगोटी में, और आप सोचो पूरा देश उनको फॉलो कर रहा था। मतलब बहुत बड़े लेवल की बात है। तो ये जो नेतृत्व क्षमता है वो मैं गांधी जी से सीखती हूँ, समझती हूँ। और कैसे उन्होंने लोगों को जोड़ा, कैसे एक जन आंदोलन बन गया, एक छोटी सी विचारधारा पूरे जन आंदोलन बन गई और लोगों तक पहुंचाई उन्होंने। तो महात्मा गांधी को तो वैसे पढ़ा जाता है और काफी अच्छे फॉलोअर्स भी हैं,
लेकिन वो ये है ना, अच्छाई के साथ बुराई हमेशा जुड़ी रहती है। तो ऐसे भी लोग हैं जो उनके अगेंस्ट है, उनकी विचारधारा के अगेंस्ट है। तो ये अपनी अपनी विचारधारा है, आपकी जो विचारधारा किससे मेल खाती है आप उसी को ही फॉलो करोगे। तो इस तरह से अनुयायी ही बना सकते हो आप। जी। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी। बहुत बड़े फैन हैं महात्मा गांधी के। जी। अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वो तो महात्मा गांधी के बिना कोई अपनी कल्पना ही नहीं करते किसी भी चीज नेल्सन की। मंडेला जी, बिल्कुल। और आप जब अगर लंदन की बात करें तो अंग्रेजों को भगाने में जिसकी बड़ी भूमिका थी, उनकी ही आज वहां बहुत बड़ी स्वीकार्यता है। तो क्या आपको लगता है जो एनसीईआरटी की बुक्स में 2 पन्ने लिख दिए गए हैं महात्मा गांधी के ऊपर, या एक ही पन्ना है मेरे ख्याल से जो महात्मा गांधी का थोड़ा सा बता देते हैं, क्या वो पर्याप्त है? मेरा आपसे एज अ शिक्षिका ये नहीं, सवाल मेरा था। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि छोटे स्तर पर महात्मा गांधी की जो कथाएं हैं, प्रसंग है छोटे छोटे से, उसके साथ शुरुआत होनी चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे से दिमाग में इतनी बातें आनी नहीं है। वहां आप ईमानदारी का पाठ पढ़ा सकते हो, सत्य की बात बता सकते हो, और भी जो उनके आदर्श थे आप उनके साथ उनका परिचय करवा सकते हो। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ती है, आप उसके हिसाब से उसका पाठ्यक्रम चेंज कर सकते हो। आप 2 पेज और बढ़ा सकते हो, उनके जितने भी उन्होंने अचीवमेंट्स लिए, उपलब्धियां थी, उनके बारे में आगे बता सकते हो। तो ये एक मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। शिल्प सृजन जो आपकी संस्था है वो बच्चों की एजुकेशन में, उनकी फूड में, उनकी बेसिक नीड्स में बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स ले रही है। और मैं देखता हूँ आप, मुझे बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला आपसे मिलने का। 3 बार हमारी, 2 बार मुलाकात हुई है हमारी। तो मैं देखता हूँ, लेकिन दोनों बार मैं जो मिला हूँ तो आई ऑलवेज फाइंड यू बिजी विद द फोन, ऐसे बच्चों का ये वो। आपको जो आप ये कार्य कर रहे हैं, हर कोई इसकी प्रशंसा करता है, बट आपको इस कार्य को सुचारू रखने में क्या क्या समस्या आती है? बहुत चुनौतियां हैं सर। ये एक ऐसा मतलब ऐसा फील्ड है कि चुन तो लिया मैंने, लेकिन इसके परिणाम नहीं पता थे कि आगे जाके क्या होने वाला है। क्योंकि हम अच्छा करने जाते हैं तो हमारी लेग पुलिंग करने वाले लोग बहुत आ जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, एक छोटा सा घटना ही बताऊंगी। मैं रोड साइड कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी एक बस्ती के अंदर। वहां कुछ असामाजिक तत्व के टाइप के लोग आए और कहने लगे आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं अच्छा ही काम कर रही हूँ, मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रही हूँ बच्चों को पढ़ाने का। नहीं नहीं, ये जगह हम आपको नहीं दे सकते, आप जाओ कहीं और देखो। मैंने कहा क्यों? तो बोले नहीं, ये तो हम यहाँ पे काम करेंगे। मैंने कहा आप भी करो, मुझे भी करने दो। तो बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, आप जाओ। वो लोग वो थे जिनको सिर्फ अपनी नेतागिरी करनी थी, वो कोई पॉलिटिक्स में जाने के लिए ये सब माहौल बना रहे थे, और मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। तो मैं वहां पे मतलब कंटिन्यू करना चाह रही थी, लेकिन उन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि उनके पेरेंट्स को भड़का दिया कि आप इनसे मत पढ़ो, ये आपके बच्चों को उठा के ले जाएगी, आपके बच्चों को जहर दे के मार देगी, आप इनसे कुछ खाओ भी मत, उनसे कुछ लो भी मत, और इन बच्चों को ये भड़का के ले जाएगी और बेच देगी। मतलब आप सोचो, मेरी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी वहां पे उन्होंने फैला दी कि दूसरे दिन जब मैं गई तो बच्चे मेरे पास आने से झिझकने लगे, बच्चे छुपने लगे मुझसे। उनके पेरेंट्स ने तक ने मुझे गाली गलौज करके बोला कि आप जाओ मैडम, यहाँ आने की जरूरत नहीं। बस वो दिन था, मैं रोई, बहुत रोई, क्योंकि उन बच्चों से मुझे इतना लगाव हो गया था कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती थी। मेरे को रात रात भर सपनों में वो दिखाई देने लगे। लेकिन फिर मैंने जिद ठान ली कि जाऊंगी और वहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। महात्मा गांधी जी यहाँ मुझे याद आए। प्रेम की भाषा, मतलब आप प्रेम से सब कुछ जीत सकते हो, और हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होता है। मुझे उनकी जैसा नहीं बनना है, ना ही गाली गलौज करनी, ना ही झगड़ा करना है। मैं उसी रूटीन से वहां जाऊंगी और उसी तरह से काम करूंगी, और वही मैंने किया। मैं जाने लगी, चॉकलेट्स थी मेरे पास, पेंसिल्स होती थी, कुछ और चीजें होती थी जो उन बच्चों को बुलाने की कोशिश करती थी। बच्चे नहीं आते थे। धीरे धीरे एक बच्चा उस ओट में से देख लगा कि दीदी रो रही है, और मैं लिटरली वहां रोना आ जाता था मुझे जब बच्चे नहीं आते थे। वही बच्चे जो लगातार मेरे से जुड़े हुए थे, मुझे गले लगा रहे थे, आज मुझसे डर रहे हैं। बड़ा अजीब लगा। मैं भगवान से थोड़ा सा वो भी कंप्लेन भी करती थी कि भगवान ये क्यों कर रहे हो, आप इन बच्चों को मेरे को पढ़ाने दो। लेकिन दूसरे तीसरे दिन शायद था, और वो एक बच्चा आया, उस बच्चे को देखते दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे करके वो बच्चे फिर से आने लगे, और वो शुरुआत हो गई। उन लोगों ने मेरा बोर्ड तक तोड़ दिया वहां पे। तो इस तरह के चैलेंजेस भी आए। फिर पेरेंट्स, कई जगह ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स नहीं मानते हैं, उनकी काउंसलिंग स्पेशली करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा आखिर जाएगा तो घर से ही। तो उन बच्चों को भेजेंगे भी उनके माता पिता ही। उन माता पिताओं को समझाने लगी कि आपका जो जीवन था वो अब खत्म हो गया, अब इन बच्चों के भविष्य की सोचो और इन बच्चों को आगे बढ़ने दो। ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, इनके अंदर बहुत हुनर है, अगर आप इनको तराशोगे तो ये पता नहीं क्या से क्या बन जाएंगे, तो आप इनको आने दो।
ऐसे करते ये इस तरह के फेसेस किए चैलेंजेस। नाउ अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो आज के इस समय में समाज में आपकी स्वीकार्यता है, आपने बहुत संघर्ष किया उसके लिए। नाउ पीपल रिकॉग्नाइज यू, जयपुर में आप एक जाना पहचाना नाम है, लोग सराहना करते हैं। अब ये शिल्पी शाह का कौन सा एक बड़ा ड्रीम है जो अभी लेफ्ट है, जो उनको लगता है वो ड्रीम मुझे पूरा करना है? ड्रीम मरने से पहले इस महामारी को देखते हुए तो एक चीज सोची है कि ऐसी हॉस्पिटल बनाओ जिसके अंदर सारी सुविधाएं हो और किसी का कोई पैसा ना लगे और मैक्सिमम स्तर पे मतलब इन लोगों की मैं सेवा कर सकूं। एक ऐसा स्कूल बनाओ जहाँ पे सिर्फ ऐसे ही बच्चे आए और इन बच्चों के लिए ये चीज ओपन हो, हर तरह की वो एक्टिविटी वहाँ पे हो जो आप प्राइवेट स्कूल में देखते हो। बच्चे स्विमिंग भी करेंगे, बच्चे घुड़सवारी भी करेंगे, बच्चे सारी हर तरह की एक्टिविटीज वहाँ पे करेंगे। तो वो सारी फैसिलिटीज उन बच्चों के लिए, तो एक बड़ा सा स्कूल बनाना है इन बच्चों के लिए। एक अभी छोटा सा ड्रीम है जो प्रोसेस में ही है, शेल्टर होम के लिए। कुछ ऐसे अनाथ बच्चे जिनकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है या जिनके माता पिता नहीं है, जो बच्चों को पढ़ना भी चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए एक शेल्टर होम खोलना चाहते हैं। ये ड्रीम है। इसे बोलते हैं कि रेगिस्तान में फूल वो ही खिला सकता है जिसके के सपने अपार हों, जिसके अंदर बहुत जबरदस्त संकल्प हो। मैंने पूछा शिल्पी जी से कि आप एक ड्रीम बताइए, और देखिए एक शब्द उनके 10 ड्रीम है, एंड आई एम श्योर कि अभी 10 और होंगे जो कि सोचा होगा अभी ये तो उसके बाद में करना है। पर दुष्यंत जी मरने से पहले ये करके जाऊंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। नहीं, मरने वरने वाली बात तो बात की बात है, ये तो बहुत मतलब जब भी है। अभी भगवान इतनी जल्दी लेके नहीं जाएगा क्योंकि अभी जरूरत है यहाँ पे। मैं तो दोस्तों से बड़ा हंसता हूँ अपना, वो जब एज वेज की बात होती है तो मैं कहता हूँ मेरा जो मिनिमम है वो तो 100-150 साल तो फिक्स है अपना। 150 के बाद सोचना है कि कब सेम यार सर, सेम मैं भी यही कहती हूँ। मैं 150 नहीं कहती लेकिन 80-90 तो कहती हूँ। हाँ। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा शिल्पी, और हमारी विश कि आप अपने जो कार्य कर रही हैं इसमें ईश्वर आपको और तो उत्तर लाइन प्रगति आपके दे। दर्शकों के लिए जी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी हजारों के लिए, अपने लिए। वाह वाह वाह, मतलब आप तो, आपकी आवाज भी बड़ी अच्छी है। इसी से तो बच्चे आते हैं मेरे पास, में गाती हूँ उनके सामने, नाचती हूँ उनके लिए मैं। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों, आप शिल्पी शाह के इस जुनून में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, आप उनके इस कारवां का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप उनके इन जो सदकार हैं वो चाहते हैं कि आपके शहर में भी ऐसा कुछ शुरू हो, या आप उनकी संस्था शिल्प सृजन से जुड़ना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया पे पकड़ सकते हैं शिल्पी शाह जी को। ये बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी जगह पे आप इनको पकड़ सकते हैं, इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और शिल्पी जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। और दोस्तों, हमें यहाँ आमंत्रित किया और इतने सारे लोगों से जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगले हफ्ते या मैं कहूं अगली बार फिर मिलेंगे एक और शख्सियत से। हो सकता है उस समय रेगिस्तान में फूल खिलाने की बात ना हो, समंदर में कमल उगाने की बात हो। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द डीसी शो। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।